हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ा था जगत यानी 5 वर्गीकरण हम लोगों ने जाना था। बच्चों, आज हम उसकी डिटेलिंग को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा, यानी क्या है हमारा जगत प्रोटिस्टा। अब जगत प्रोटिस्टा में देखिएगा किंगडम प्रोटिस्टा, यानी किंगडम प्रोटिस्टा। इसके क्या देखिए करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। फर्स्ट है प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशिकीय। एक कोशिकीय बच्चों आप समझ रहे हैं, इससे पहले भी आपको बताया गया था एक कोशिकीय क्या होते हैं। झिल्ली सहित केंद्र यानी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। बच्चों, तो आप लोग ये बताइए हमको कि आप लोग ने क्लास 8th में और क्लास 8th में 7th में प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं ना, प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक। आपको पता है? अगर नहीं पता बच्चों तो मैं इसको यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका की बात हो रही बच्चों। कौन सी कोशिका होती है हमारी यहाँ पर? यूकैरियोटिक कोशिका। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, इन कोशिकाओं में यानी यूकैरियोटिक की कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, यानी केंद्रक में जो आवरण पाया जाता है चारों ओर झिल्ली बच्चों वो दोहरी होती है। और इसमें क्या होता है कि केंद्रक आवरण से घिरा एक मतलब क्लियर केंद्रक होता है। और इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए जो दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं बच्चों? हमारा क्रोमेटिन बनाते हैं। इसी में देखिएगा, यानी कि इसमें जो केंद्रक होता है उसमें देखिए केंद्रक यहाँ पे लिखा हुआ भी है, झिल्ली सहित केंद्रक, यानी इनके केंद्रक में झिल्ली होती है, सुस्पष्ट न्यूक्लियर न्यूक्लियस होता है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? क्रोमेटिन बनाते हैं। ये तो हमारी हुई यूकैरियोटिक। अब इसको हम प्रोक्रियोटिक समझते हैं। देखिए, इन जो प्रोक्रियोटिक कोशिका होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों ये क्रोमेटिन नहीं बना पाते। इनमें सिर्फ डीएनए का सूत्र ही पाया जाता है, ये क्रोमेटिन नहीं बना पाते धागे। इसमें सिर्फ डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा होता है, जैसे कि डीएनए का। और जो क्रोमेटिन बने वो तो गुणसूत्र कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र के रूप में डीएनए ही होता है। इस क्या होता है बच्चों? इसके आवरण को जो ये है इसका कोई आवरण इसको घेरे भी नहीं रहता है, कोई भी आवरण इसको घेरे नहीं रहता, यानी कि इसमें केंद्रक जैसा कोई चीज़ विकसित ही नहीं होती है। इसमें जो केंद्रक है वो विकसित ही नहीं होता। और जस्ट लाइक का हमारा क्या हो गया, जैसे नीली हरी शैवाल में और कुछ जीवाणुओं में, यानी जीवाणुओं में तथा नीली हरी शैवाल में, ऐसी में कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं बच्चों? प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं। यहाँ पर आपको प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस को अच्छे से समझिए। अब आगे हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारा क्या है, इस जगत में स्वपोषी व विषमपोषी दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं। बच्चों, स्वपोषी आप समझ रहे हैं, स्वपोषी क्या है? स्वपोषी वो है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे, यानी जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? सब स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि वो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होते, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी यानी कि हमारे क्या हो गए, जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड्स हों, यानी कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं? भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड्स होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। हम यानी पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो हम क्या कहलाएंगे बच्चों? विषम पोषी। अब यहाँ पर देखिएगा थर्ड पॉइंट है, जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। ये एक कोशिकीय हैं बच्चों, तो इनमें जीवन की जितनी कोशिकाएं हैं वो सब एक ही कोशिका यानी एक सेल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। उदाहरण में अगर हम जाते हैं बच्चों तो अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा और यूग्लिना। अब देखिए यहाँ पर है बच्चों एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसा गुण बताइए जिनके अनुसार प्रोटिस्टा और मेनोरा को अलग किया जा सकता है, यानी कि प्रोटिस्टा क्या है। तो देखिए, इससे पहले भी आप लोग ने इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग पहले होमवर्क मेरे सेंड करिएगा। इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क सेंड करिएगा, फिर मैं उसको बताऊंगी अगर
नहीं बना। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जगत फंजाई यानी कवक, किंगडम फंगी। ठीक है, इसमें अधिकांश कवक तंतुमयी होते हैं। तंतुमयी समझ रहे हैं ना, फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे धागा लाइक स्ट्रक्चर, जो इनकी बॉडी होती है वो धागे लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है। फिर ये तंतुओं का जाल बना लेते हैं, एक नेट बना लेते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। तो जो ये जाल है बच्चों, ये क्या कहलाता है हमारा, कवक जाल या माइसीलियम। इस जगत के एक कोशिकीय, इस जगत के जो जीव होते हैं बच्चों वो एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। यानी कि जो फंगी हैं इसमें एक कोशिकीय भी हो सकते हैं हमारे, और क्या हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी, और यूकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं और विषमपोषी होते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर है बच्चों आप लोग को। एक कोशिकीय किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, या यूकैरियोटिक कोशिका क्या है ये अभी हमने आपको बताया, और विषमपोषी क्या है ये भी आपको बताया। तो ये चारों पॉइंट बच्चों आप लोग को क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं थर्ड पॉइंट है, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब बताइए, जब ये क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं है तभी ना ये विषमपोषी होंगे, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इनमें जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है वो एब्सेंस होता है, यानी वो एब्सेंट होता है, और इस वजह से ये विषमपोषी होते हैं और ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे म्यूकर, ईस्ट, एगेरिकस, मशरूम जिसको बोलते हैं, राइजोपस यानी ब्रेड मोल, और एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सब हमारे क्या हैं बच्चों, जगत फंजाई के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए इनके फिगर भी बने हुए हैं बच्चों, इसको भी देखिएगा। ये हमारा राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट लाइन से, आपने नमी युक्त डबल रोटी पर बरसात के दिनों में चमड़े के जूतों में या तथा कभी कभार अचार में जाल युक्त संरचनाएं देखी होंगी। ये फंजाई यानी कवक है। तो हम लोग अपने घर ही में बरसात के दिनों में जब बहुत नमी हो जाती है तो क्या होता है, कभी डबल रोटी यानी ब्रेड पर, और चमड़े के जूतों पर, या कभी कभी अचार में भी बच्चों जालयुक्त संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये क्या है बच्चों, हमारी फंजाई यानी कवक हैं। कुकुरमुत्ता भी कवक है। ये कवक सहजीवी, मृतोपजीवी तथा परजीवी के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए सहजीवी क्या है, इसको समझिए। देखिए जो सहजीवी ये है जो दोनों को लाभ हो। जैसे कि अगर कोई पौधा है या कोई कवक है, मान लीजिए वो किसी चीज़ पर उगता है, तो वो उस चीज़ को भी, जो वो जिस पदार्थ पर उग रहा है बच्चों, जिस सब्सटेंस पर, वो सब्सटेंस उससे क्या ले, उससे पोषक ले, और कवक को भी पोषक मिले। यानी दोनों को जो उग रहा उससे मिले, जिस पर उग रहा है, और जो जिस पर जैसे कवक है वो क्या होता है, उस पदार्थ यानी सब्सटेंस से अपना पोषक पदार्थ, यानी दोनों को लाभ हो बच्चों इसमें। तो वह हमारे क्या कहलाएंगे, सहजीवी, यानी साथ साथ जीवन व्यतीत करना, सहजीवी। मृतोपजीवी तो क्लियर है बच्चों, जो सड़ी गली चीज़ों पर उगे और अपना भोजन लिए, तथा परजीवी वही हैं जैसे कि किसी भी जीव पर उगना, परजीवी जीव पर रह के अपना भोजन प्राप्त किए, लेकिन उस जीव को कुछ नहीं मिला उससे, वो सिर्फ अपना भोजन प्राप्त कर। जैसे हम लोगों में भी वायु परजीवी, अंतः परजीवी पाए जाते हैं। अब वायु परजीवी में खटमल हो गए, जू भी हैं, ये सब क्या वायु परजीवी हैं, जो हमारे शरीर से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, लेकिन हमको उनसे कुछ मिलता नहीं है। और इसी तरीके से अंतः परजीवी में बच्चों जैसे इसके हेलमेंथीस, प्लेटे हेलमेंथीस, इसके हेलमेंथीस, फीता कृमि, ये सब क्या है, हमारे बहुत से छोटे कृमि जो हमारे पाए जाते हैं आंतों में, वो क्या करते हैं, उनसे अपना भोजन, हमारा जो पोषक पदार्थ है वो वहाँ से लेते हैं, उसको सक करते हैं, लेकिन उसके बदले फिर वो हमको उनसे कुछ मिलता नहीं। तो वो क्या हुए, वो भी हमारे परजीवी हुए, यानी कि वो सिर्फ रह के अपना ही जीवन चलाना। और सहजीवी में बच्चे दोनों को लाभ पहुँचे, यानी जिस पर रह रहे हैं उसको भी लाभ पहुँचे, और जो रह रहा है उसको तो लाभ मिल ही रहा है। मृतोपजीवी में बच्चों सड़ी गली चीज़ों से भोजन प्राप्त करना। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें क्लियर हुई हैं।
यहाँ पर देखते हैं कुछ कवक हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभदायक, यानी कुछ जो कवक होते हैं बच्चों वो हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभदायक भी। कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ कवक जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी, ब्रेड का या बियर बनाने में किया जाता है। ईस्ट फर्मेंटेशन में बच्चों काम आती है, इसको ब्रेड बनाने में या बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही कुछ कवक प्रतिजैविक के रूप में भी कार्य करते हैं, एंटीबायोटिक यानी दवाएं बनाने में भी काम आती। पेनिसिलियम का आप लोग ने इंजेक्शंस का नाम सुना होगा, ये भी क्या एक कवक है, ये भी एज ए एंटीबायोटिक वर्क करता है। ये भी क्या करता है, एंटीबायोटिक वर्क करता है। यानी जो फफूंद कवक है बच्चों ये लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। कुछ का उपयोग हम औद्योगिक स्तर पर करते हैं जैसे ब्रेड पर, बियर पर, कुछ का मेडिकल में भी यूज़ होता है। यहाँ पर देखते हैं कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ ठंड जब क्या होता है, ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसमें जीवाणु नहीं पनपते हैं जिससे भोजन सड़ता नहीं है, इसीलिए हम अपने भोजन को क्या रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय। देखिए लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल दोनों की सहजीविता से बना एक समुदाय। इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े हैं कि एक ही जीव प्रतीत होते हैं। यानी जो लाइकेन है बच्चों, ये कवक और शैवाल दोनों की सहजीविता भी आपने समझा, इन दोनों को साथ साथ रह लेंगे और साथ साथ अपना जीवन को चलाना, ये एक समुदाय बना एक समुदाय है लाइकेन। इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े हैं जैसे आपको लगेगा एक ही जीव है। शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने भोजन का उपयोग कवक कर लेता है। यानी जो शैवाल है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और इसका जो बना हुआ भोजन है उसका उपयोग कौन कर रहा है, कवक। और कवक के द्वारा अवशोषित जल, कवक जो है वो किसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, जल को और खनिज लवण को यानी मिनरल्स को, जो शैवाल को प्राप्त हो जाता है। जो शैवाल ले रहा है यानी कवक से कौन ले रहा है, शैवाल। तो ये सब हमारे ये क्या हुआ, ये एक तरीका सहजीविता का उदाहरण है, इसको समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहजीविता पर टिप्पणी लिखिए या सहजीविता का कोई उदाहरण दीजिए, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए लिटमस पेपर जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को जानने के लिए कि ये हमारा क्या है, एसिड है कि बेस है, तो वो क्या है बच्चों, लिटमस एक प्रकार की लाइकेन से ही बनता है। लिटमस पेपर किससे बनता है, लाइकेन से ही बनता है, जो ये किसी भी पदार्थ का एसिड या बेस होने का पता लगाते हैं, जिसको हम वो किस पौधे से प्राप्त होता है बच्चों, वो हमारा लाइकेन से ही बनता है। देखिए यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जगत प्लांटी यानी पादप, किंगडम प्लांट। अभी तक हम लोग ने छोटे से तंतुमय स्ट्रक्चर को पढ़ा था और एक कोशिकीय जीव जो पढ़ा, फिर उसके बाद हमने तंतुमय स्ट्रक्चर्स को देखा, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जगत प्लांटी क्या है। देखिए पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय व यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पादप जगत में अगर हम जाते हैं बच्चों प्लांट किंगडम में, तो इसके जो जीव हैं वो सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं। अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। ज़्यादातर पौधों की कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों, हरित लवक पाया जाता है, जिससे ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात वे ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी वही हुए जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा जो अपना भोजन को स्वयं बना लेंगे। इनमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें सेलुलोज से बनी। उदाहरण में जैसे हम जाते हैं बच्चों तो राइजोपस यानी शैवाल, फुनेरिया मास, फर्न, साइकस, खजूर, नीम, धान इत्यादि। फिर देखते हैं यहाँ पर कुछ फिगर बने हुए बच्चों, स्पायरोगायरा की जैसे फ्यूनेरिया है, मार्कशिया है, फन है, साइकस है, नीम है, नारियल है और नागफनी। कुछ प्लांट्स के हम लोग ने फिगर को देखा। अब नेक्स्ट लाइन से देखिए, विटेकर ने शैवाल को प्लांटी जगत में शामिल किया। विटेकर ने शैवाल को किस में शामिल किया बच्चों, प्लांट जगत में शामिल किया। अन्य पादपों की तरह शैवाल के शरीर में जड़, तना व पत्ती में विभेदन नहीं किया जा सकता। कभी आपने देखा है शैवाल को, आप इसे नॉर्मल भाषा में बच्चों काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काई। अक्सर बरसात के दिनों में हम लोगों के छतों पर या क्या घरों के किनारे या नालियों के किनारे ढेर सारी काई लग जाती, हरा ग्रीन जैसा, जैसे लगेगा कोई एकदम ग्रीनिश जैसा लुक लगता है पूरा वहाँ पर। और
चिकनाहट सी उसमें रहती है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, शैवाल। इनमें क्या आप कभी देखते हैं कि कभी इनको गौर से देखिए तो क्या ये कभी इसमें जड़, तना, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ जैसे स्ट्रक्चर कहीं हमको दिख रहे हैं? इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है बच्चों प्लांट में। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, स्वपोषी हैं। ठीक, फिर देखिए बारिश के दिनों में आपने नदी, तालाब के किनारे पर फर्श पर चमकदार हरी परत जमी हुई देखी होगी, जिसे हम देखिए स्थानीय भाषा में काई कहते हैं। यही शैवाल है। यानी जो शैवाल है बच्चों, ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलस समझ रहे हैं, मतलब कि एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर हुआ जिसका बॉडी जो है वो जड़, तना, पत्ती में डिवाइड ना हो, यानी रूट सिस्टम और रूट, स्टेम, लीव्स, इस तरह के स्ट्रक्चर में वो डिवाइड ना हो, बस एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखे, तो वो हमारा क्या है बच्चों, शैवाल। लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फ्यूनेरिया देखिए, मांस क्या है, इनका शरीर मुख्य रूप से पत्तियों तथा जड़ जैसी संरचनाएं राइजोडस का बना होता है। इनमें क्या पाए जाते हैं, शरीर मुख्य रूप से पत्तियां और जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर देखिएगा फ्यूनेरिया का, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें पत्तियों जैसी संरचनाएं और जड़ पाया जाता है। फिर क्या यहाँ पर है, जैसी संरचनाएं राइजोडस का बना होता है। राइजोडस द्वारा जल व खनिज का लवणों का अवशोषण होता है। राइजोडाइस जो है बच्चों, राइजोडिस जो है बच्चों, वो जल व खनिज लवणों का क्या करता है, अवशोषित करता है। इस तरह के पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। अब ब्रायोफाइटा में देखिएगा जो पौधे हैं जो वो उसमें जड़ पाई जा रही है, राइजोडाइस पाए जिस रूप से पत्तियों की संरचनाएं पाई जाती हैं, वो उसी से क्या करता है, खनिज, राइजोडाइस द्वारा ही वो जल, खनिज व लवण का अवशोषण करता है। और इस तरह के पौधों को किस में रखा गया बच्चों, ब्रायोफाइटा समुदाय में रखा गया है। इस समूह के और उदाहरण हैं जैसे रेक्सिया, मार्क्सिया। यहाँ पर देखिएगा क्या आपको बहुत पत्ती दिखाई दे रही हैं और जड़ जैसी संरचना मिल रही, तो ये हमारे किस में रखे गए हैं, ब्रायोफाइटा समुदाय में इनको, समूह में इनको रखा गया है। फिर यहाँ देखते हैं बच्चों फर्न, यानी कि एक अन्य प्रकार का पौधा है जिसे आपने परिवेश में ढूंढने का प्रयास करें। ये टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है। टेरिडोफाइटा वर्ग में समझते हैं, टेरिडोफाइटा वर्ग का मतलब कि जिनका जो प्लांट्स है वो जड़, तना, पत्ती में पूरी तरीके से डिवाइड हो, उसका विभेदन किया जा सके। देखिए आगे इसको पढ़ते हैं। इस वर्ग के अधिकांश पादपों में पुष्पीय पादप की तरह ही शरीर का विभाजन होता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह इनका शरीर भी विभाजन होता है, अर्थात इन पादपों का शरीर जड़, तना व पत्ती में विभाजित होता है तथा इनमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है, परंतु इस वर्ग के पादप अपुष्पीय होते हैं। यानी टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप जो होते हैं बच्चों, वो अपुष्पीय होते हैं, यानी इनमें फूल नहीं लगते हैं, अतः ये बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। मार्सिलिया इस समूह का एक अन्य उदाहरण है, यानी ये बीज उत्पन्न नहीं कर सकते, मार्सिलिया के है इस समूह का एक अन्य उदाहरण है।